हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फ्लूइड थेरेपी इन सर्जिकल पेशेंट। तो कोई भी सर्जिकल पेशेंट है, इसमें हम फ्लूइड थेरेपी कैसे करते हैं। तो सर्जिकल पेशेंट जो होता है, सबसे पहली बात है कि किसी की भी अगर हम सर्जरीज कर रहे हैं तो वो पेशेंट एक्यूट स्ट्रेस कंडीशन में होता है। एक्यूट स्ट्रेस क्यों होता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं और जिनको डर लगता है सर्जरी से, तो इस तरीके से पेशेंट स्ट्रेस में आ जाता है। या फिर दूसरे तरीके, या तो ये कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या फिज़िकल स्ट्रेस हो सकता है। और फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस मैंने बताया, जैसे चीज़ों को लेके, सर्जरी को लेके पहले से आपको टेंशन हो रही है। और फिज़िकल स्ट्रेस होता है, फिज़िकल स्ट्रेस मतलब सपोज़ कोई पेशेंट है एब्डोमिनल जिसको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है और उसको रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है, तो पेशेंट स्ट्रेस में है। या फिर बर्न पेशेंट है, या कोई भी डिजीज़ प्रोसेस की वजह से कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसकी बॉडी में, तो ये चीज़ें एक्यूट स्ट्रेस प्रेसिपिटेट करती हैं। और ये क्या करती हैं, दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो ये बॉडी में करती हैं। पहला तो ये हार्ट रेट इंक्रीज़ करती हैं। घबराया हुआ पेशेंट होता है तो उसकी धड़कन बढ़ी हुई होती है। और ये कैसे होता है? ये होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा चीज़ है पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो भी पेशेंट है उसमें ACTH सिक्रीशन, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है सर्जिकल पेशेंट में। और ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल को टू सिक्रीट द स्ट्रेस हार्मोन्स। तो स्ट्रेस हार्मोन्स क्या है? हाइड्रोकॉर्टिसोन टू फाइट विद द एक्यूट स्ट्रेस। और हाइड्रोकॉर्टिसोन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उससे इंक्रीज्ड एक और चीज़ होगी, इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। एल्डोस्टेरॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोनों का इंक्रीज सिक्रीशन होता है ड्यू टू स्ट्रेस। तो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन जो होगा ये सोडियम रिटेंशन कराएगा बॉडी में और यूरिनरी लॉस ऑफ पोटेशियम। इट विल कॉज सोडियम रिटेंशन एंड इंक्रीज द लॉस ऑफ पोटेशियम। और साथ ही साथ पेशेंट को जो हाइपोवोलीमिया है, ये भी हाइपोवोलीमिया ड्यू टू वॉमिटिंग, डायरिया, जो भी हाइपोवोलीमिया, या फिर पेशेंट NPO है, डिहाइड्रेटेड है, तो ऐसे पेशेंट में हाइपोवोलीमिया कॉमन होता है प्रायर टू सर्जरीज। और ये क्या करते हैं, ये भी एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन बढ़ाते हैं इन फर्स्ट 2-3 डेज ऑफ सर्जरी। इसीलिए सोडियम की रिक्वायरमेंट इनिशियली कम होती है। इसके साथ साथ पहले 2-3 दिनों में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है due to post-operative pain and stress, which causes increased water retention and decreased urine output as low as 500 ml per day। तो मेंटेनेंस फ्लूइड जो भी है रिक्वायर्ड है फर्स्ट टू पोस्ट ऑपरेटिव डे में, वो कम होता है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक। ये बॉडी ट्राई करती है वाटर रिटेंशन के लिए, इसीलिए हम पहले 2 पोस्ट ऑपरेटिव डेज में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। फिर नेक्स्ट चीज़ है जो हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड डेफिसिट पेशेंट में ऑलरेडी होगा, बिकॉज पेशेंट जो है वो NPO में है, तो हम उसको रिप्लेसमेंट फ्लूइड मेंटेनेंस, जो भी रिप्लेसमेंट होगा ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ NPO, तो वो हम रिप्लेस करेंगे इधर प्री ऑप और इंटर ऑप। इसके अलावा पेशेंट में, जैसे मैंने बताया, अबनॉर्मल फ्लूइड लॉसेस एंड ब्लड लॉसेस भी हो सकते हैं। अभी हेमरेज हो रहा है किसी पेशेंट को तो उसको ब्लड लॉस होगा। वॉमिटिंग है, डायरिया है, या फिर कोई फिस्टुला है, उसकी वजह से हमको फ्लूइड लॉस होगा, वॉल्यूम लॉस होगा। तो इसका भी करेक्ट कैलकुलेशन होगा, कैसा फ्लूइड लॉस हो रहा है। डायरिया में अलग टाइप का फ्लूइड लॉस होता है या रिप्लेसमेंट हमको चाहिए होता है, वॉमिटिंग में अलग टाइप का चाहिए होता है। एंड टाइप, वॉल्यूम और रेट ऑफ द फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हम कैसा फ्लूइड लॉस हो रहा है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल स्ट्रेस एंड जो भी सर्जिकल स्ट्रेस होता है ये क्या करता है, ये किडनीज को अफेक्ट करता है, किडनी, ब्रेन, लंग, स्किन एंड GIT। तो सर्जिकल स्ट्रेस की वजह से
पेशेंट की किडनी, ब्रेन, लंग, स्किन और जीआईटी पे स्ट्रेस आता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो कि यूजुअली फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंसेस में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हाइपोवोलीमिया किसी पेशेंट को अगर है प्रायर टू सर्जरीज, तो बेटर यही है कि हम पहले ही उसको हाइपरवोलीमिया को काउंटरैक्ट कर लें। वो कैसे करेंगे, हम उसको प्रायर रिप्लेसमेंट देंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। फ्लूइड थेरेपी कोई पेशेंट, सर्जिकल पेशेंट्स में हम कैसे करते हैं, तो इसका 3 मेथड्स होता है: प्री ऑप करेक्शन, इंट्रा ऑप करेक्शन एंड पोस्ट ऑप करेक्शन। प्री ऑप करेक्शन में क्या क्या हम करेक्ट करते हैं, तो प्री ऑप करेक्शन में करेक्शन ऑफ अनीमिया को हम कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हम प्री ऑपरेटिवली कोशिश करेंगे उसको करेक्ट करके तभी सर्जरीज में ले जाएं। दूसरा है करेक्शन ऑफ हाइपोवोलीमिया, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो हम इसको पहले ही करेक्ट करेंगे प्रायर टू सर्जरीज। एंड थर्ड इज करेक्शन ऑफ अदर डिसऑर्डर्स। अदर डिसऑर्डर्स मीन्स कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सोडियम कम है, पोटेशियम कम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कहीं भी कम लग रहे हैं तो हम इनको प्रायर टू सर्जरीज हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है इंट्राऑपरेटिव। इंट्राऑपरेटिव में हम कोशिश करते हैं हाइपोवोलीमिया एंड हाइपोटेंशन अवॉइड करने के लिए। क्योंकि हाइपोवोलीमिया और हाइपोटेंशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी और हीलिंग हैम्पर होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। कॉज ऑफ इंट्राऑपरेटिव हाइपोटेंशन में क्या क्या कॉजेज होते हैं, अगर इनएडवर्टेंट ब्लड लॉस है, फ्लूइड डिप्लीशन अगर पेशेंट को हो रहा है, थर्ड स्पेस लॉस अगर है, इवेपोरेशन फ्रॉम द विसरा ऑफ द टिश्यूज एंड वेजोडाइलेशन इफेक्ट ऑफ द, जो भी हम एनेस्थेटिक ड्रग दे रहे हैं उसका वेजोडाइलेटर इफेक्ट है, स्पेशली इन स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसियाज। पोस्ट ऑपरेटिवली अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द पेशेंट, ये हमने पढ़ा है, आगे चल के हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड कितना रिक्वायर्ड होता है, कितना देते हैं, क्या देते हैं, कब तक देते हैं। तो दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। तो अब प्री ऑपरेटिव फ्लूइड थेरेपी है। तो इमरजेंसी कंडीशंस में अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, जब कंप्लीट करेक्शन पॉसिबल नहीं है, हमको पेशेंट को सर्जरी के लिए लेना है लेकिन इमरजेंसी में पेशेंट है तो हम उसका कंप्लीट करेक्शन नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम जितना जल्दी हो सके पार्शली भी करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड इज गिवन। तो अभी हमने पढ़ा कि प्री ऑपरेटिवली में करेक्शन ऑफ अनीमिया, इलेक्टिव सर्जरी में करेक्शन ऑफ एनीमिया इज डन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये 48 आवर्स पहले दे देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टोर्ड ब्लड जो होता है वो लो होता है 2-3 DPG में। स्टोर्ड ब्लड इज लो इन 2-3 DPG। और 2-3 DPG का काम क्या है, इट अलाउज ऑक्सीजन टू डिसोशिएट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन इससे रिमूव करने में या डिसोशिएट करने में 2-3 DPG की ज़रूरत होती है। तो अगर 2-3 DPG कम होगा, जो कि नॉर्मली स्टोर्ड ब्लड में कम होता है, तो ऑक्सीजन वुड नॉट बी एबल टू डिसोशिएट फ्रॉम दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड जिससे क्या होगा, हाइपोक्सिया हो सकती है। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया जो भी है, हाइपोवोलीमिया जब भी होगा तो इससे भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हैम्पर होगा एंड देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोक्सिया एंड ऑर्गन फेलियर। सो वी करेक्ट हाइपोवोलीमिया प्रायर टू सर्जरीज। हाइपोवोलीमिया सर्जिकल पेशेंट में होता है, उसका क्या क्या रीज़न होता है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। जैसे कि पहले ही बताया, वॉमिटिंग, पेशेंट इज ऑन NG एस्पिरेशन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एस्पिरेशन, ब्लड लॉस, थर्ड स्पेस लॉस, फीवर, हाइपरवेंटिलेशन, डायूरेटिक थेरेपी, डायरिया एंड प्री ऑपल प्रिपरेशंस में जब हम देते हैं तो उसमें से भी वॉल्यूम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड स्पेस लॉस में क्या है, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑन सिक्वेस्ट्रेशन इन द बॉडी कैविटी। सिक्वेस्टर्ड वॉल्यूम जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लीटर्स हो सकता है, तो इसीलिए हमको प्रायर टू सर्जरी ये सब वॉल्यूम करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो करेक्शन ऑफ हाइपोवोलीमिया कैसे करते हैं, तो
तो हम डिसाइड करते हैं फ्लूइड डेफिसिट प्री ऑपरेटिवली एंड लुक फॉर क्लिनिकल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के क्लिनिकल साइंस में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड डेफिसिट अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ द बॉडी वेट होगा। मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, एंड इन सीवियर डिहाइड्रेशन इट विल बी 10% ऑफ द बॉडी वेट। चॉइस ऑफ फ्लूइड क्या होती है? तो चॉइस ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लॉस। एनजी एस्पिरेशन है, वॉमिटिंग की वजह से है, डायरिया की वजह से है, थर्ड स्पेस लॉस है या हेमरेज की वजह से है। तो ये सब कॉजेज हैं, ये डिसाइड करेंगे कि चॉइस ऑफ फ्लूइड क्या होगा। तो इधर नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट और कोलॉइड। रेट जो है, रेट डिपेंड करता है सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन। सीवियरिटी क्या है, कितना सीरियस है, और टाइप ऑफ फ्लूइड एंड हीमोडायनेमिक स्टेटस। हीमोडायनेमिक स्टेटस पेशेंट का कैसा है, अगर बहुत पुअर है तो रैपिड रेट होगा, और अगर ठीक ठाक है तो हम स्लो भी दे सकते हैं। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? मॉनिटरिंग ऑफ द फ्लूइड थेरेपी देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द टैकीकार्डिया एंड ब्लड प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड यूरिन आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन लेस देन 30 to 50 ml पर आवर। उसके अलावा हम क्या करते हैं? करेक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स। करेक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स में क्या होगा? करेक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स में फ्लूइड ओवरलोड, हाइपोकेलीमिया एंड हाइपरकेलीमिया। जो भी चीज़ें हैं, अगर हाइपोकेलीमिया है तो हम उसको ट्रीट करेंगे, हाइपरकेलीमिया है तो हम उसको ट्रीट करेंगे, एंड फ्लूइड ओवरलोड अगर है तो उसको भी ठीक करेंगे। तो फ्लूइड ओवरलोड कब होता है? जब भी हम ओवर एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी देते हैं तो ओवर करेक्शन होता है, तो फ्लूइड ओवरलोड होगा। हाइपोकलीमिया कब होगा? जब भी जीआई लॉसेज हैं सेकेंडरी टू वॉमिटिंग, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, या फिर यूरेट्रिक फिस्टुलाज, या फिर फ्री आईवी फ्लूइड जब हम दे रहे हैं, पोटेशियम फ्री आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को दे रहे हैं, तो इन सब केसेस में हाइपोवोलीमिया होगा। हाइपोकलीमिया होगा। हाइपरकैलीमिया इज मोर सीरियस, इट विल बी इन केसेस ऑफ क्रश इंजरी, सर्जिकल स्ट्रेस, एसिडोसिस और कैटाबॉलिक स्ट्रेस, or patient in which potassium rich IV fluids are given, and the hyperkalemia is more serious and it causes life threatening cardiorespiratory arrest and imminent to death.